राजशेखर परिवार में रहने वाला सबसे बड़ा पुत्र था। उनके 3 भाई पुष्पशेखर, चंद्रशेखर और शेखर उनके साथ एक ही घर में रहते थे। राजशेखर के पिता सूर्यप्रकाश की मौत कैंसर के कारण हो गई थी और उनका परिवार का सबसे बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी अब राजशेखर के कंधों पर आ गई थी। राजशेखर अपनी माता शांति देवी को बचपन में ही बीमारी के चलते खो बैठे थे। माता पिता का साया सर से उठ जाने पर समय ने उनको बचपन में ही बुद्धिमान बना दिया था। उनके काले घने बाल समय से पहले सफ़ेद हो चुके थे। जिम्मेदारी के बोझ ने चेहरे पर कई लकीरें खींच दी थी। राजशेखर की 3 बेटियां और एक बेटा था। कमाई के नाम पर एक दुकान, जिससे उनका और खुद के भाइयों का खर्चा करना मुश्किल था। छोटे भाई भी कम निठल्ले नहीं थे। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। राजशेखर के पिता सूर्यप्रकाश की अंतिम इच्छा अपने 2 कुंवारे बेटों का विवाह करना थी। इसलिए राजशेखर ने साहूकार से कर्ज लेकर अपने दोनों भाइयों का विवाह खूब धूमधाम से किया। विवाह के बाद दोनों भाई चंद्रशेखर और पुष्पशेखर नौकरी के लिए टस से मच न हुए। तमाम विपरीत कोशिशों के बावजूद राजशेखर ने पूरी निष्ठा और कर्तव्य को पालन किया। फिर भी भाइयों ने उनकी पत्नियों को मिन मेख निकालकर उन्हें जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा। परिवार में हर छोटी बुरी घटना का जिम्मेदार वे राजशेखर को ही मानते थे। एक रात पुष्पशेखर नशे में धुत होकर घर पहुंचा। वे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि सीढ़ियों पर काले रंग की साड़ी पहने, लंबे खुले बालों में गहरे काले रंग की आंखों वाली एक महिला दिखी, जिसकी उम्र 30 से 35 साल की लग रही थी। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। उसके सफ़ेद चेहरे पर काली आंखें डरावनी लग रही थीं। उसके होठों का रंग भी काला था। उसकी काली साड़ी का बॉर्डर पर सफ़ेद पंक्तियों के डिज़ाइन बने हुए थे। महिला को देखकर पुष्पशेखर 2 सीढ़ियाँ वापस नीचे उतरा। नशे में चूर होने पर वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। महिला उसे बिना पल के झपकाए देख रही थी। उसके शांत चेहरे पर अचानक से एक मुस्कान फैल गई, जो शांति के बाद आने वाला तूफान की तरह थी। पुष्पशेखर ने वहां से भागने का प्रयास करा। वो जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे वहां वही महिला मिली। इस बार महिला ने अपने दोनों हाथ पीछे किए और हाथों को दरवाजा टिकाकर वहीं पर चढ़ने लगी। उसका चेहरा पुष्पशेखर की ओर था। पुष्पशेखर ने देखा कि महिला के उल्टे पैर थे। अब तो मानो उसका सारा नशा ही उतर गया। डर के मारे वे दहाड़ता हुआ चीखने लगा। रात के सन्नाटे में उसकी चीख और भी ज्यादा भयंकर लग रही थी। तभी महिला ने उस पर हमला किया, जिसके कारण वह गिर पड़ा। उसकी चीख से परिवार के सभी सदस्य जाग गए। सभी अपने अपने रूम से निकलकर उसकी ओर दौड़ पड़े, जहां से पुष्पशेखर की आवाज़ आ रही थी। परिवार के सदस्यों ने देखा कि पुष्पशेखर जमीन पर पड़ा हुआ मछली की तरह तड़प रहा है। राजशेखर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। थोड़ी देर ही बाद सन्नाटे में एम्बुलेंस का सायरन 4 दिशा में गूंजने लगा। पुष्पशेखर को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। टॉप स्पेशलिस्ट बुलाए गए। अस्पताल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को ठहरने की अनुमति थी। बाकी लोग घर लौट गए। सभी ये जानना चाहते थे कि अचानक पुष्पशेखर को क्या हो गया। फिलहाल डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए सिवाय नई नई जांचों के पर्चे और दवाइयों के बिल भरने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पुष्पशेखर का मित्र, जो कि बीती रात को शराब के ठेके पर पुष्पशेखर के साथ ही था, वे बार बार यही कह रहा था, कल तो अच्छा भला था, फिर अचानक क्या हो गया। पुष्पशेखर की पत्नी उस पर ताना कसकर उसे सुनाते हुए बोली, ये सब शराब के कारण हुआ है। मैं उनसे कहती रही कि शराब छोड़ दो, पर मेरी सुनता कौन है। मुंह बनाते हुए उसने राजशेखर की ओर देखा और कहने लगी, लोग तो चाहते ही थे कि हम बर्बाद हो जाएं। तभी नर्स ने आकर कहा, आप लोग बारी बारी मरीज से मिल सकते हैं। पुष्पशेखर से मिलने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी गई। पुष्पशेखर की आंखें खुली हुई थीं। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, पर गले की आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। पत्नी पुष्पशेखर को खरी खोटी सुनाकर वापस चली गई। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था
कि पुष्पशेखर की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। राजशेखर अपने भाई से मिलने के लिए गए। तभी पुष्पशेखर की आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों के इशारों से बड़े भाई से बात करने की कोशिश की। राजशेखर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, घबरा मत छोटे, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। सभी परिवार के सदस्य पुष्पशेखर से मिलने के बाद उदास हो गए। सब समझ गए थे कि अब तो भगवान ही बचा सकता है। और एक रात वे मनहूस घड़ी भी आ गई जब पुष्पशेखर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजशेखर की जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गईं। वे पुष्पशेखर के बच्चों का ख्याल अपने बच्चों से भी ज़्यादा रखते। 1 वर्ष बीत गया। इन दिनों चंद्रशेखर का बर्ताव अपने बड़े भाई के प्रति बदल गया। राजशेखर का पुष्पशेखर के बच्चों के प्रति बढ़ता लगाव उसे खलता रहा। उसके मन में संपत्ति को लेकर लालच पनप रहा था। इन सब बातों के कारण उनके मन में घृणा बढ़ती रही। उसकी पत्नी अनीता भी आग में घी डालने का काम करती रही। उसी के कहने पर चंद्रशेखर दुकान पर जाने लगे। एक दिन चंद्रशेखर रात को 12 बजे दुकान से फ्री होकर अपने रूम की ओर जा रहे थे। दुकान घर के नीचे बनी थी, जिसके ऊपर बने मकान में राजशेखर का परिवार रहता था। पीछे की ओर बनी इमारत में बाकी सब भाई। दुकान और पीछे की इमारत के बीच खाली जगह थी, जहां पर राजशेखर के घर पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। सीढ़ियां ठीक सामने सीमेंट से बनी हुई थी और वहां पर एक पानी की टंकी थी, जिससे पूरे घर और दुकान की पानी की सप्लाई होती थी। चंद्रशेखर ने टंकी के पास एक लंबे से घूंघट ओढ़ी हुई महिला को देखा। पुष्पशेखर की पत्नी का हुलिया भी लगभग ऐसा ही था, इसलिए चंद्रशेखर ने खासकर निकलने के लिए रास्ता मांगा। महिला वहीं खड़ी रही। अब चंद्रशेखर को और गुस्सा आने लगा। वह बड़बड़ाने लगा। महिला अपनी जगह से एक कदम पीछे न हुई, लेकिन अब भी उसने चंद्रशेखर का रास्ता रोक रखा था। चंद्रशेखर कहने लगा, जरा भी संस्कार नहीं बचे, देखो जेठ के सामने से हट नहीं रही। इस बार महिला सीढ़ी की ओर हो गई। चंद्रशेखर रास्ता मिलते ही तेजी से निकल गया। उसने पलटकर देखा तो वह दंग रह गया। महिला चंद्रशेखर की ओर मुंह करे हुए थी और सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, मगर यह असंभव था। चंद्रशेखर सीढ़ियों की ओर दौड़ा। महिला सीढ़ी के अंतिम मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई। चंद्रशेखर भी तेजी से सीढ़ी चढ़ता हुआ महिला के ठीक सामने एक सीढ़ी नीचे उतर गया। महिला घूंघट ओढ़े चुपचाप खड़ी रही। चंद्रशेखर ने कहा, कौन हो तुम? महिला ने डरावनी आवाज में कहा, तेरी मौत। चंद्रशेखर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। उसका सिर अब महिला के पैरों के पास था। उसने देखा कि महिला के पैर उल्टे हैं। उसको सारा माजरा समझ आ गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बुत की तरह वैसे ही पड़ा रहा। न तो उसकी आवाज़ निकल रही थी, न वह अपनी जगह से हिल पा रहा था। तभी महिला हवा में उड़ते हुए एक एक सीढ़ी उतर रही थी। जब वह हवा में उड़ती हुई सीढ़ी पर आती तो बहुत ही भयानक लगती। चंद्रशेखर का तो डर के मारे खून जम गया। ऐसा काल उस पर मंडराएगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस बार जब महिला उड़ती हुई आई तो वह सीधे चंद्रशेखर पर हमला बोल देती है। चंद्रशेखर की जान निकल जाती है और उसका शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आ जाता है। अब तक चंद्रशेखर को न आते देख अनीता भिन भिनाती हुई तीसरी मंजिल से दुकान की ओर जाती है। जब वह सीढ़ियों के पास अपने पति की लाश को देखती है तो शोर मचाने लगती है। हाय हाय, मेरे पति का ये क्या हाल हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़ाते हैं। इस जगह पर रोशनी ना के बराबर थी, क्योंकि कई बार बल्ब लगा देने पर भी बल्ब या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता या फिर टूट जाता। इसलिए ये जगह सिर्फ कबाड़ रखने के काम आती थी। चंद्रशेखर के शरीर को उठाकर राजशेखर घर ले गया। उसके मुंह पर पानी की छींटें दी गईं, पर चंद्रशेखर के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। डॉक्टर को कॉल करके बुलाया गया। डॉक्टर ने नब्ज चेक की और कहा, यह तो मर चुका है। सब सुनकर परिवार के लोग सदमे में आ गए। राजशेखर सर पर हाथ रखकर धड़ाम से बैठ गया।
रूम में सन्नाटा छा गया। राजशेखर का बेटा अनुरीत बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? काका थोड़ी देर पहले तो दुकान से गए थे और उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अनीता रोते हुए बोली, मुझसे फ़ोन पर बोले थे कि भोजन निकाल कर रखो, मैं आ रहा हूँ। परिवार पर टूटे इस पहाड़ से पूरा परिवार टूट गया था। खुशियाँ जैसे कोसों दूर हो गई थीं। शेखर गुमसुम सा रहने लगा। वह सबसे एक ही बात कहता, अब मेरी बारी है। समय बीतता गया और सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए। शेखर अक्सर अपने बड़े भैया के पास चला जाता और उनसे हमेशा कहता, भाई साहब आप अपना ख्याल रखा करो, आपको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। यही एकमात्र भाई था जो राजशेखर को अपने पिता के समान मानता था और उनका आदर और सम्मान करता था। शेखर की पत्नी इस बात से नाराज़ होकर मायके चली गई। एक दिन शेखर अपने घर से देरी से पहुंचा। कमरे का ताला खोलने के लिए उसने जब जेब से चाबी निकाली तो देखा कि दरवाजे पर ताला नहीं था। वह खुश होकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी ओर पीठ किए हुए एक महिला बैठी है। शेखर बोलता है, तो तुम्हें आज मेरी याद आ ही गई? महिला कुछ न बोली। शेखर, गंगा एक बात समझ नहीं आई कि जब तुम आ ही गई हो तो ये विरोध करन पहन कर क्यों आई हो? लाल जोड़ा पहन लेती पगली। ये कहकर शेखर महिला के दोनों कंधों पर अपने हाथों को रख देता है। महिला मुंह नीचे करे हुए चुपचाप बैठी रही। शेखर अब महिला के सामने बैठ गया और कहने लगा, चलो लाल जोड़ा न सही, गुस्से से लाल हुआ मुँह ही दिखा दो। ये कहते हुए जैसे ही शेखर ने उसका घूंघट उठाया, वो डर के मारे पीछे की ओर हो गया। कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? महिला कहती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? महिला हवा में तेज झोंके की गति की तरह शेखर के ठीक सामने उसके सिर व पैर लहरा रही थी। उसके उल्टे पैर शेखर की आंखों के सामने थे। महिला भूत है ये जानकर शेखर के दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महिला शेखर के करीब आ गई। उसे सूंघते हुए तेजी से सांस छोड़ते हुए बोली, आखिरी समय जिसे याद करना है कर लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शेखर कहता है, जीने का शौक तो अब मुझे रहा नहीं, बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे मारने के बाद ये घर छोड़ देना और मेरे बड़े भैया को नुकसान मत पहुँचाना। शेखर की ये बात सुनकर महिला के चेहरे का भाव बदल जाता है। वह पीछे हट गई और कहती है, तुम भाई के लिए क्या कर सकते हो? शेखर कहता है, उनके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। महिला कहती है, तुम इस घर के पहले सदस्य हो जो अपने भाई का सम्मान करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बख्श रही हूँ। तुम्हारे दो भाइयों को मैंने ही मारा था। वे लालची और अपने बड़े भाई से नफरत करते थे। शेखर बोला, मुझे ये वजह समझ नहीं आई, क्यों मारा तुमने उन्हें? महिला कहती है, ये घर कभी मेरा हुआ करता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाइयों की नज़र इस घर पर थी, लेकिन ये घर मेरे नाम पर था। मुझे मेरे देवर हर तरह से सताया करते थे ताकि मैं ये घर उनके नाम कर दूं। ऐसे ही एक बार मैंने अपने देवर को ये कहते हुए सुन लिया कि भैया को तो उनकी बीमारी के कारण मारना आसान था, पर इस भाभी को कैसे मारें? लोगों को हम पर शक होगा और हम फंस जाएंगे। इतना सुनकर मेरा खून खोल गया। गुस्से से लाल पीली होते हुए उन दुष्ट भाइयों से जा भिड़ी। अपना राज खुलता हुआ देखकर उन्होंने मेरी हत्या कर दी और मुझे इसी घर पर पानी की टंकी में फेंक दिया और लोगों से कह दिया कि मैं लापता हो गई। उसके बाद मेरी आत्मा ने उनको एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। फिर तुम्हारे पिता ने यह घर मेरे देवरों से खरीद लिया। जो मेरे साथ हुआ वही मैंने तुम्हारे बड़े भाई के साथ होता देखा, इसलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को मार दिया। मैं अब इस घर को छोड़ रही हूँ, पर हमेशा याद रखना, अपने बड़े भाई और बुजुर्गों को, चाहे वे दादा या कोई भी हो, सबका सम्मान करना। ये कहकर महिला गायब हो गई।